हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एमपी के जो जनरल नॉलेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है आपका एमपी का जो पुनर्गठन हुआ है, किस तरह से वो जो राज्य है एमपी हमारा अस्तित्व में आया है। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी ऐसी है जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही काम आने वाली है, जैसे कि जेल प्रहरी आदि है और एमपी पुलिस वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली। दोस्तों, अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, हम बहुत ही स्टार्टिंग से ये शुरुआत करने जा रहे हैं एमपी के अस्तित्व के बारे में। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों से पहले का भारत कितनी प्रशासनिक इकाइयों या फिर जैसे हम कहते हैं सूबों में बटा हुआ था। तो दोस्तों, क्या हुआ था, अभी जैसे राज्य आदि बने हुए हैं, तो पहले जो अंग्रेजों से पहले का जो शासन था वो इस तरह राज्यों में नहीं बटा हुआ था, वो इस सूबों में बटा हुआ था। ठीक है, तो पूरे भारत को जो हम अखंड भारत की बात करते हैं, तो अखंड भारत को जो है सूबों में बांटा गया था। ठीक है, छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयाँ, ताकि उनकी जो प्रशासनिक कार्य हैं वो आसानी से किए जा सकें, सारी सुख सुविधाओं को देखा जा सके। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे ढंग से करने के लिए पूरे अखंड भारत को सूबों में बांटा गया था। तो उनकी कुल संख्या जो कितनी थी दोस्तों, उनकी कुल संख्या थी आपकी 21। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 सूबों में भारत को पहले बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1947 में भारत को आज़ादी मिलते ही भारत के सामने कितनी देशी रियासतों के एकीकरण व पुनर्गठन का कार्य सामने था। देखिए दोस्तों, जब 1947 में हमें हमें आज़ादी मिल गई, उसके बाद तो क्या हुआ था, जो भारत है वो कई रियासतों में बटा हुआ था। ठीक है, रियासत तो पहले सूबों सूबों में थे, जो उसके बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने छोटी छोटी कई रियासतें बनाकर इस पूरे भारत पर अपना शासन चलाया था। तो इन पूरी रियासतों को एकीकरण मतलब कि इकट्ठा करने का काम बहुत बड़ी चुनौती थी भारत के लोगों, भारत के प्रशासनिक अधिकारियों के पास। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो यहाँ पर भारत में जो रियासतें थी दोस्तों, वो थी आपकी 565। जी हाँ दोस्तों, 565 रियासतें थी, जिनको मिलाकर एक भारत बनाने की कोशिश को या एक मुहिम को अंजाम दिया गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1947 में जेबीपी आयोग का गठन किया गया, इसके सदस्य कौन थे। देखिए दोस्तों, अच्छे से नाम याद देख ही लीजिएगा, जेबीपी आयोग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो जेबीपी आयोग था उसके मुख्य सदस्य कौन थे। देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको पहले बता दें कि जो हमारा 1947 के बाद से जब प्रशासनिक कार्यों के लिए पूरे भारत को एक एकीकरण के रूप में बनाया गया, तो वहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती थी कि अब पूरे भारत पर किसी एक के द्वारा शासन करे जाना डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमें विकेंद्रीकरण की नीति अपनानी थी। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन की। डिसेंट्रलाइजेशन के लिए क्या होता है दोस्तों, भारत को फिर से वही छोटे छोटे सूबों में या फिर छोटी छोटी इकाइयों में, छोटे छोटे प्रांतों में, ठीक है, बांटना ज़रूरी हो गया था। अगर हम प्रांतों को बांटना है तो हमें उसका कोई आधार बनाना पड़ता है कि अगर हम किसी चीज़ को अंजाम देते हैं उसका मुख्य आधार क्या होता है। दोस्तों, उसमें सबसे पहले आपका जो जेबीपी आयोग था, उन्होंने कहा कि जो प्रांत हैं उन्हें भाषाई आधार पर बांट दिया जाए। भाषाई आधार पर मतलब कि अगर जहाँ पर तेलुगु बोली जाती है तो वो तेलुगु प्रांत हो गया, हिंदी बोलने वालों को अलग प्रांत है, उर्दू अरबी संस्कृत बोलने वालों के लिए अलग अलग प्रांतों के बारे में उन्हें बांटने के लिए जेबीपी आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, मतलब पूरे भारत को अगर हम बोलें कि भाषाई आधार पर बांटने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, उसका नाम था जेबीपी आयोग। अब इसके सदस्यों की अगर हम बात कर लें दोस्तों, इसके जो सदस्य थे जेबीपी आयोग के, वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। जेबीपी इसे ही कहा जा रहा है जेबीपी आयोग। ध्यान से देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई मतलब कि ए बी सी, जेबीपी आयोग। अब इसमें देखिए दोस्तों, एक और नाम आ रहा है, श्याम कृष्ण दर। ये भी इंपॉर्टेंट है इस आयोग से संबंधित, श्याम कृष्ण दर। तो श्याम कृष्ण दर ने भी एक दर कमेटी या फिर दर समिति बनाई थी, जिन्होंने इस आयोग का विरोध किया था। इस आयोग का विरोध कहने का मतलब है कि उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया था कि जो भारत है उसे भाषाई आधार पर ना बांटा जाए। उन्होंने भाषाई आधार पर बांटने पर विरोध किया था श्याम कृष्ण दर आयोग ने। तो ठीक है दोस्तों, ये चारों नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषाई आधार पर सबसे पहले 1953 में किस तेलुगु भाषी राज्य के तौर पर गठन किया गया। किस राज्य को जो है तेलुगु भाषी राज्य के तौर पर गठन किया गया। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सबको इसका आंसर पता होगा दोस्तों। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ए, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश सबसे पहला ऐसा राज्य था जो 1953 में, ये डेट भी याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश कब अस्तित्व में आया, 1953 में आया, जो भाषाई आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य था। क्योंकि जेबीपी आयोग का गठन हो चुका था, वह अस्तित्व में आ चुका था, उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और जो
भारत को भाषाई आधार पर बांट दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 22 दिसंबर 1953 में किसकी अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था? प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। देखिए दोस्तों, जब पूरे 1953 की अगर हम बात करें, जब आंध्र प्रदेश बन चुका था, उसके बाद एक 22 दिसंबर की डेट याद रखिएगा। 22 दिसंबर 1953 में इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। मतलब एक प्रशासनिक समिति का गठन किया गया, जिसके आधार पर अब हम प्रांतों को, सारे प्रांतों को उनकी क्षेत्रीय, उनकी भाषाई, उनके सांस्कृतिक आधार पर बांटा जाएगा। ठीक है, तो इस कमेटी का जो अध्यक्ष थे, अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो वो थे आपके न्यायमूर्ति फजल अली। अच्छे से नाम याद रखिएगा, न्यायमूर्ति फजल अली इस राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर का नाम आता है, तो ये तीनों ही उस आयोग के सदस्य रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों का नाम अच्छे से याद रखिएगा कि जो ये तीनों हैं, न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पणिक्कर, ये आपके उस आयोग के सदस्य थे, मुख्य सदस्य थे। और जो न्यायमूर्ति फजल अली हैं, ये आपके उस आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पास किया। इसके तहत कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? अगर हम शुरुआती दौर की बात करें दोस्तों, जब 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ है संसद में, उस वक्त हमारे भारत देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? सबसे शुरुआती दौर की बात की जा रही है दोस्तों, तो उस समय भारत में जो थे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अच्छे से डेटा याद रखिएगा कि 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश उस वक्त बनाए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि देश के आज़ाद होने के बाद, मतलब कि 1947 के बाद की बात की जा रही है ये, कि उसके बाद सभी राज्यों और रियासतों को कितने भागों में बांट दिया गया था? शुरुआत में जब राज्य या रियासत नहीं बने थे दोस्तों, तो ओवरऑल सारी चीज़ों को जो है, पूरे देश को 4 भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, 4 भाग कौन से? मतलब कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी नाम से पूरे भारत, अखंड भारत को 4 भागों में बांट दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से दोस्तों कि 1956 से पूर्व ब्रिटिश काल किस राज्य को सेंट्रल प्रोविजंस और बरार के नाम से जानते थे? यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों कि सेंट्रल प्रोविजंस और बरार के नाम से जो ब्रिटिश काल में है, किस राज्य को जाना जाता था? करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश को जो ब्रिटिश काल में है उसे सीपी, सेंट्रल प्रोविजंस और बरार के नाम से जाना जाता था, सीपी बरार। तो नाम याद रखिएगा, सीपी बरार जो है मध्य प्रदेश का ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्टेट ए की राजधानी हुआ करती थी। देखिए स्टेट ए की बात क्या हो रही है कि जब पूरे भारत को जब हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी करके। ठीक है, इस तरह से हमने भारत को डिवाइड किया था 4 पार्ट्स में। अब अगर हम जब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का अस्तित्व अब यहाँ से हमारे सामने आएगा, कैसे? कि जो मध्य प्रदेश है दोस्तों, वो उसको भी आसपास के कई सारे जो रियासतें थी, छोटे छोटे गांव, शहर, छोटे छोटे प्रांत थे, उनको मिलाकर बनाया गया था। तो देखिए दोस्तों, जो पार्ट ए था हमारा, वो ब्रिटिश प्रांतीय था। ठीक है, जो पार्ट ए था वो ब्रिटिश प्रांतीय था। मतलब कि आज़ादी के बाद भी कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर ब्रिटिश का हुक्म या फिर उसका कब्जा था, तो उन क्षेत्रों को पार्ट ए में डिवाइड किया गया था। पार्ट बी और सी में जो थी दोस्तों, वो देसी रियासतें थीं। ठीक है, कुछ देसी रियासतें थी। उसके बाद अगर हम पार्ट डी की बात करते हैं, अभी हम भारत की बात करें दोस्तों, मैसअप मत करिएगा, कि जो पार्ट डी की बात थी वहाँ पर अंडमान निकोबार वाला आपका द्वीप समूह था। ठीक है, इस तरह से जो भारत था आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इन पार्ट्स को मिलाकर अगर हम एमपी की संरचना की बात करें कि एमपी किस तरह से अस्तित्व में आया, तो जो एमपी था दोस्तों, उसे भी स्टेट ए, बी और सी, इसमें 3 भागों में थे। स्टेट ए, बी और सी, इस तरह से 3 भागों में था आपका एमपी। मतलब कि इन 3 भागों को मिलाकर आपके एमपी की संरचना बनाई गई है, या इसका अस्तित्व सामने हमारे आया है। ठीक है, उसी की बात की जा रही है कि जो स्टेट ए है, उस स्टेट की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो आपके जो स्टेट ए की राजधानी दोस्तों हुआ करती थी नागपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो स्टेट ए था ना, उसको भी एक बार अच्छे से देख लीजिए। उसमें जो आपका सीपी बरार, जैसे कि हमने को पहले बताया था कि जो ब्रिटिश काल में सीपी बरार को मध्य प्रदेश कहा जाता था, मध्य प्रदेश को सीपी बरार कहा जाता था। तो सीपी बरार और छत्तीसगढ़ का कुछ इलाका और बघेलखंड, ठीक है, याद रखिएगा।
तो ये चारों सीपी, बरार, छत्तीसगढ़, बघेलखंड को मिलाकर जो है स्टेट ए बनाया गया था और उसकी राजधानी जो है नागपुर बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद जो स्टेट बी था आपका, स्टेट बी की अगर हम बात करें एमपी के, तो उसमें आपका पश्चिम की सारी रियासतें थी। ठीक है, पश्चिम साइड की आपकी सारी रियासतें थी। और जो स्टेट बी था इसकी राजधानी आपकी ग्वालियर और इंदौर दोनों थी। मतलब कि 6 महीने के लिए ग्वालियर बनाई जाती थी और 6 महीने के लिए इंदौर बनाई जाती थी। ठीक है, और इसके बाद अगर बारी आती स्टेट सी की, तो स्टेट सी की राजधानी आपकी रीवा थी और उसमें आपका उत्तर की रियासतें थी। ठीक है, और प्लस जो स्टेट सी था आपका, उसी में आपका भोपाल और जबलपुर भी था। ठीक है, भोपाल और जबलपुर आपका स्टेट सी में ही शामिल किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में आता है कि जो भोपाल और जबलपुर है वो किस स्टेट में शामिल थे, तो आपके स्टेट सी में शामिल थे। ठीक है, और स्टेट सी की आपकी राजधानी थी रीवा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि स्टेट ए की राजधानी थी नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, भोपाल और महाकौशल किस स्टेट का हिस्सा थे। वही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भोपाल और महाकौशल जबलपुर जो था महाकौशल का हिस्सा था दोस्तों। तो ये किस स्टेट का हिस्सा थे, ये आपके स्टेट सी का हिस्सा थे। यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी मध्य प्रदेश के गठन की कहानी, कि मध्य प्रदेश के गठन के समय उस वक्त कितने जिले थे मध्य प्रदेश में। जैसे करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी 43 जिले थे मध्य प्रदेश में शुरुआती दौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण के दौरान प्रदेश के मंदसौर जिले के किस भाग को राजस्थान को दे दिया गया था। देखिए दोस्तों, जो मध्य प्रदेश का जो राज्य पुनर्गठन है, पुनर्निर्माण है, ये सारी प्रक्रिया जो है कि बहुत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें समय समय पर जो भी है बदलाव किए जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि जो मंदसौर के ज़िले है उसका एक ज़िला था जिसे राजस्थान को दे दिया गया था, तो उस ज़िले का नाम है दोस्तों मंदसौर के सुनील टप्पा ज़िले को जो है जो पुनर्गठन हो रहा था हमारे एमपी का, कि हम किस किस प्रांतों को मिलाएं अपने एमपी में, किसको दिया जाए पड़ोसी हो, तो इस तरह से जो मंदसौर का जिला था सुनील टप्पा, इसे राजस्थान को दे दिया गया था। तो अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुनील टप्पा। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, भंडारा और यवतमाल जो है वो महाराष्ट्र को दे दिया गया था। ये जी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, राजस्थान के कोटा जिले के किस तहसील को मध्य प्रदेश में शामिल करते हुए विदिशा जिले में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट देखिए कि राजस्थान के कोटा जिले की एक तहसील है, उसे मध्य प्रदेश में, जैसे कि वहाँ पर हमने सुनील टप्पा को राजस्थान को दे दिया था, उस तरह से राजस्थान से भी हमने कुछ एक चीज़ें ली हैं। तो वो कौन सी तहसील थी दोस्तों जिसे विदिशा में शामिल किया गया था, वो थी आपकी सिरोंज तहसील को। ठीक है, राजस्थान की जो सिरोंज तहसील थी उसे विदिशा में शामिल किया गया था। इसके अलावा देखिए दोस्तों, वर्धा, चांदा, अकोला, अमरावती, ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं, ये इन्हें महाराष्ट्र में दे दिया गया था। तो जितने भी एक्स्ट्रा वाली नाम है दोस्तों, इन्हें भी याद रखते जाइएगा। ये भी पूछे जाते हैं कि इन जगह को किस स्टेट को, किस राज्य को वापस दिया गया था। तो वर्धा, चांदा, अकोला, अमरावती आपके महाराष्ट्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य के गठन के बाद वर्ष 1972 में मध्य प्रदेश में कौन से 2 नए जिले बनाए गए थे। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में अगर हम 1972 की बात करें, 72, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें। देखिए दोस्तों, 1972 मतलब कि 72, तो 72 में कितने जिले बनाए गए जाएंगे, 2 जिले, लास्ट में 2 है, तो इस तरह से आप रिलेट करके याद रखिए कि 72 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बने हैं। और वो कौन कौन से दोस्तों, तो वो आपके राजनांदगांव और भोपाल। ठीक है, राजनांदगांव और भोपाल आपके 1972 में बनाए गए 2 नए जिले थे। तो 1972 से 2 नए जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 मई 1998 को BR दुबे समिति का गठन किया गया। अब तक मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई थी। तो देखिए दोस्तों, जो इस तरह जैसे हमने बताया कि जो पुनर्गठन का कार्य है वो निरंतर चलता आ रहा है। तो 1998 में BR दुबे की जो सदस्यता वाली समिति आई थी, उसने मध्य प्रदेश में कुल कितनी, मतलब कि हमसे देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या पूछा जा रहा है कि 1998 तक मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या कितनी थी दोस्तों। तो इसका करेक्ट देखिए, जो 1998 तक क्या हुआ था, 72 में 2 नए जिले बन गए थे। शुरुआती तौर पे अगर हम बात करें तो 43 जिले थे, 72 में आपके 2 और जिले बन गए। तो अब कितने हो गए दोस्तों, ये 45 जिले, मतलब कि 1998 से पहले तक आपके 45 जिले थे मध्य प्रदेश में।
जब 45 जिले आपके बन गए हैं उसके बाद आपकी आई है बी आर दुबे समिति, और बी आर दुबे समिति द्वारा प्रदेश में कितने नए जिले बनाने की अनुशंसा की गई थी। तो इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो बी आर दुबे समिति है उन्होंने कितने जिले बनाने की नई अनुशंसा की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10, कि जो बी आर दुबे, देखिए दोस्तों थोड़ा सा रिलेट करके पढ़िए, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। दुबे से 10, ठीक है, दुबे 10। तो इस तरह से जो दुबे समिति है उन्होंने 10 नए जिले बनाने की अनुशंसा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1998 में ही एक और नई समिति सिंहदेव समिति का गठन किया गया था, और इसके द्वारा प्रदेश में कितने नए जिले बनाने की अनुशंसा की गई थी। तो जिस तरह से दोस्तों दुबे ने 10 समिति बनाने की अनुशंसा की है, उस तरह सिंह ने 6, ठीक है, इस तरह से रिलेट करिए कि सिंह ने 6 नए जिले बनाने की अनुशंसा प्रस्तुत की थी। देखिए नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए दोस्तों। आपके पटवारी एमपी वाले जितने भी एग्जाम होंगे वो कहीं ना कहीं आपको ये देखने मिल जाता है, ये वाला क्वेश्चन। तो बहुत ही अच्छे से ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा कि वर्ष 1998 के दौरान क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। ठीक है, 1998 की बात की जा रही है कि उस वक्त मध्य प्रदेश जो था वो देश का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, क्योंकि इसमें शामिल थे, क्योंकि इसमें कितने क्या चीज़ें शामिल थी वो आपसे पूछी जा रही है। 1998 की दौरान बात की जा रही है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है 61 जिले और 12 संभाग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 61 जिले कैसे हो गए हैं, 12 संभाग कैसे हो गए हैं, उसकी कहानी भी देख लीजिए। शुरुआती दौर में जैसे हमने बताया कि 43 थे, 43 के बाद आपकी 72 में 2 नए जिले ऐड हुए थे। ठीक है, उसके बाद दुबे ने कितने जिले, नए जिले बताए थे आपकी 10, और उसके बाद सिंह ने कितने जिले की अनुशंसा की थी 6, को मिलाकर देखिए दोस्तों ये आपके 61 जिले हो जाते हैं। मतलब कि दुबे की समिति और सिंहदेव की समिति को मिलाकर 16 नए जिले 1998 में बनाए गए थे। याद रखिएगा 16 जो जिले थे आपके 1998 में नए जिले बनाए गए थे। तो इस प्रकार से 1998 के दौरान जो था हमारा मध्य प्रदेश, वो देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य हुआ करता था, जिसमें 61 जिले थे और 12 संभाग थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि देश का 26वां राज्य किसे बनाया गया। देश का 26वां राज्य किसे बनाया गया दोस्तों, से करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। अब 26वें राज्य की बात कैसे की जा रही है दोस्तों, जैसे हम सबको पता है कि 1 नवंबर को आपका मध्य प्रदेश एक नए राज्य के रूप में, मतलब एक पुनर्गठित नए राज्य के रूप में अस्तित्व में सामने आया था। तो 1 नवंबर को आपका एमपी आया अस्तित्व में, और उसके जस्ट पहले 31 अक्टूबर को जो छत्तीसगढ़ था एक नए राज्य के रूप में हमारे अस्तित्व में आया है। ठीक है, तो 26वें राज्य की अगर हम बात की जाए तो वो आपका है 31 अक्टूबर को बना हुआ छत्तीसगढ़ राज्य। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश से कितने जिलों तथा संभाग को छत्तीसगढ़ में दे दिया गया था। जैसा कि सबको पता है कि 1 नवंबर को जब मध्य प्रदेश बन गया है और उससे पहले जब छत्तीसगढ़ बना है तो उसमें हमने कुछ जिले और संभागों को छत्तीसगढ़ को दिया होगा, तभी छत्तीसगढ़ बना है। तो उसमें ऐसे कितने जिले थे दोस्तों, तो उसमें आपके 16 जिले और 2 संभाग थे, जिन्हें मिलाकर छत्तीसगढ़ बनाया गया था। 16 जिले और 2 संभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में कितने नए जिलों का निर्माण किया गया था। देखिए भाई कहानी दोस्तों, ये पुनर्गठन का कार्य निरंतर चलता रहता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में 2003, देखिए 2003 है तो 3 में आपके 3 ही नए जिले बनाए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में कितने नए जिले बनाए गए, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3 नए जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोकनगर को किस जिले से अलग कर नया जिला बनाया गया था। तो ये 2003 की ही कहानी है दोस्तों, जब 3 नए जिले बनाए गए थे। तो जो अशोकनगर था वो आपके गुना से अलग करके नया जिला बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा अशोकनगर गुना से अलग करके बनाया गया था। खंडवा से अलग करके आपका बुरहानपुर बनाया गया था, बुरहानपुर। ठीक है, इसके बाद शहडोल से अलग करके आपका अनूपपुर एक नया जिला बनाया गया था। अच्छे से याद रखिएगा 2003 की कहानी है। अशोकनगर गुना से खंडवा बुरहानपुर मतलब खंडवा से बुरहानपुर बनाया गया, और शहडोल से अनूपपुर एक नया जिला बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2008 में झाबुआ से अलग कर कौन सा नया जिला बनाया गया दोस्तों। तो 2008 में आपके 2 नए जिले बनाए गए थे, ये ध्यान से देखिएगा। 2008 में 2 नए जिले बनाए गए थे। तो झाबुआ से अलग करके जो है अलीराजपुर को बनाया गया था। ठीक है, झाबुआ से अलग करके अलीराजपुर को बनाया गया था, और सीधी से अलग करके सिंगरौली एक नया जिला बनाया गया था। ठीक है, याद रहेगा आपको 2008 में 2 नए जिले, झाबुआ से अलीराजपुर और सीधी से सिंगरौली। ये बुरहानपुर पहले ही बन चुका था जो कि खंडवा से निकलकर बना था, और कब बना था दोस्तों 2003 वाली कहानी में बना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश का 51वां जिला कौन सा है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्रदेश का 51वें जिले की बात की जा रही है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आगर मालवा। ठीक है, आगर मालवा से अलग करके सॉरी 51वां जो जिला था वो आगर मालवा बनाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों इस वीडियो का बहुत लास्ट और अच्छा क्वेश्चन है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं, ये आपको बताना है कि वर्तमान में मतलब 2020 में आपके जो है मध्य प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं। तो ये आपके हैं 52 ज़िले हैं। तो 52वां जिला कौन सा दोस्तों आपको बताना है हमें कमेंट करके कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा है और वो किस ज़िले से अलग होकर बनाया गया है। ये दोनों चीज़ें आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा है और वो किस ज़िले से अलग करके बनाया गया है। और आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, हमारी जानकारी पसंद आ रही है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए हमारे चैनल को, इससे हमें सपोर्ट मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।